ठीक है, सो ये मैंने टेबल के जैसा बना लिया है, चूँकि ये वाइट बोर्ड है, आई डोंट हैव डिजिटल बोर्ड एज ऑफ नाउ, तो इसलिए इस पे चूँकि मेहनत लगा, इसलिए मैंने ये पहले ही बना लिया है। ठीक है, मैं ये सब हम लोग करेंगे, साथ में समझते चले जाएंगे ये क्या है और क्या किस में हमने क्या लिखा है और ये कैसे वर्क करता है। बट इसको अच्छे से समझने से पहले जहाँ पे हमने देखा कि नील बोर जो था, जो बंदा जिसने हमें स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में समझाया, बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में घूमते हैं जिसमें वो अपने एनर्जी को लूज़ नहीं करते हैं, उसके बारे में उसने ना कुछ रूल्स दिए थे। ठीक है, सो वो रूल्स को हमें जानना ज़रूरी है और उसके आधार पे ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए रूल नंबर 1 जो उसने हमें बताया वो था कि जो शेल होंगे ना जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे, वो शेल होंगे के, एल, एम एंड एन। ये 4 शेल होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। ठीक है, के को जो नंबर दिया गया वो 1 दिया गया, एल को 2, एम को 3, एन को 4। सो बेसिकली जैसे मान लीजिए दिस इज, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहा हूँ एटम का। ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये मेरा न्यूक्लियस हो गया जिसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसके बाहर जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन का शेल आएगा दैट विल बी योर के शेल, जो कि पहला नंबर का शेल हो गया। दिस इज़ योर एल, दिस इज़ योर एम एंड दिस इज़ योर एन शेल। ठीक है, इस तरीके से इसने 4 शेल बताए और इन 4 शेल्स के बारे में उसने जो हमें बताया कि हम किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, उसके लिए इसने फॉर्मूला दिया 2n²। ठीक है, 2n², n का मतलब क्या है, ये जो k का शेल का नंबर है, k 1 हो गया, l का 2 हो गया, m का 3 और n का 4 हो गया। ठीक है, सो यदि हम k के लिए देखें तो k में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ जो उसमें रह सकता है उस शेल में, वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 2, राइट। एल में कितना रह सकता है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 8, राइट। देन कम्स एम, एम 2 इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स 18 एंड देन कम्स एन। सो एन में कितना रहेगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट विल बी 32। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी शेल में रह सकते हैं वो ये होंगे 2, 8, 18, 32। ठीक है, और वो कौन से फॉर्मूला से निकल रहा है, 2n² से निकल रहा है। और ये किस बंदे ने बताया हमें, नील ने बताया, नील बोर जो था उस बंदे ने बताया जिसने हमें स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उसके बाद उसने जो एक और इम्पॉर्टेंट बात बताया वो ये बताया कि ठीक है, ऑल दो आपके m में या n में 32 या 18 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, बट यदि ये जो m है, यदि वो आउटर मोस्ट शेल है किसी एलिमेंट का, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो 8 ही रहेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर एक शेल में। अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेल्स में, जो भी शेल मेरा लास्ट शेल आएगा उस एलिमेंट का, ठीक है, हम वहाँ पे मैक्सिमम 8 ही रख सकते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, और वो हम लोग अभी एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे जब हम करेंगे ना हमें सब कुछ समझेगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन जो आपको रखनी है वो ये अब रखना है कि देखिए यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। सो योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is known as atomic number.
एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल है। और वो इलेक्ट्रिकली तो आपने देखा है ना, हर एक एटम तो स्टेबल रहता है, शांत रहता है। तो वो इसलिए ही रहता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, यदि आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि यदि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर है तो क्या हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को भी हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, मान सकते हैं? नहीं, आप नहीं मान सकते हैं। एटॉमिक नंबर ऑल्दो ये दोनों सेम होता है, बट हम एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही समझते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हमेशा बंद रहता है, और वो एक एलिमेंट का जो एटम होगा, आप एक एलिमेंट ही समझिए, उसकी वो आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है, वो कभी बदलता नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कम और ज़्यादा होता है एलिमेंट्स के, एटम के अंदर। कभी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, कभी इलेक्ट्रॉन्स घटेगा, है ना, वो लूज करते हैं, वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, सब कुछ समझेंगे अभी। इसीलिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर नहीं मानते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नॉट योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपके लिए। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन आप देख रहे हैं। ठीक है, ये न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, बट ये जो न्यूट्रॉन है इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गिविंग द मास टू द एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भले ही काउंट प्रोटॉन के काउंट के बराबर होता है एक एटम के अंदर, बट जो इनका वजन है ना उसमें काफ़ी हेर फेर है। इलेक्ट्रॉन्स का वजन नेग्लिजिबल होता है, उसको कभी काउंट किया ही नहीं जाता है। प्रोटॉन के वजन को काउंट किया जाता है क्योंकि उसका वजन होता है, एंड प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन का भी वजन होता है। ठीक है, सो एक एटम का जो भी मास है ना वो उस कहाँ पे है, उसके न्यूक्लियस में है। हम ये जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और ये न्यूक्लियस को किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने खोजा था, है ना, हमने देखा था वहाँ पे रदरफोर्ड ने खोजा था। ठीक है, सो न्यूक्लियस के बारे में हमें समझ में आ गया, हमें ये ऑर्बिट्स के बारे में समझ में आ गया, ऑर्बिट्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, हमें वो भी समझ में आ गया। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल होगा, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा किसी भी एलिमेंट का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वो भी आप जान गए, और जो कि क्या है, 8 है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पे बात करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको केमिस्ट्री में रटना है, इसमें देर इज़ नो डिनायल, है ना, आपको रटना ही पड़ेगा, देर इज़ नो ऑप्शन। और ये रटना अच्छा भी है आपके लिए, सब रट लेते हैं, मैंने देखा है, मैंने तो एवरेज से एवरेज बच्चों को भी रटा दिया था ये सब चीज़ें, तो आप तो रट ही सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 जो है वो किसका है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 इज़ फॉर हीलियम, 3 इज़ फॉर लिथियम, 4 इज़ फॉर बेरिलियम, 5 इज़ फॉर बोरॉन, 6 is for carbon, 7 is for nitrogen, 8 is for oxygen, 9 is for fluorine, 10 is for neon, 11 is for sodium, 12 is for magnesium, 13 is for aluminium, 14 is for silicon, 15 is for phosphorus, 16 sulfur, 17 chlorine, 18 argon, and then 19 and 20 also you should know। 19 जो होता है वो किसका होता है अंशिका, पोटेशियम, पोटेशियम का होता है, के, है ना, एंड देन 20 इज फॉर कैल्शियम, कैल्शियम, दैट इज Ca। ठीक है, तो ये आपको, आप या तो इसके न्यूमोनिक्स एक बना लीजिए, ठीक है, जिसमें सिंबल्स के लिए, अब जैसे मैंने अपने स्कूल डेज में मैंने क्या किया था, एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने जब 20 25 30 साल के बाद जब इन चीज़ों को देखा, आफ्टर डूइंग 15 ईयर्स ऑफ वर्क, मैंने ये समझा कि ये मेरे दिमाग में ही था ऑलरेडी, इन माई सब कॉन्शियस माइंड इट वॉज ऑलरेडी देयर। क्यों, क्योंकि मैंने अपने स्कूल डेज में न्यूमोनिक्स के रूप में इसको याद कर लिया था। अब आप हंस भी सकते हैं, बट मैंने ऐसे याद किया था, आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको अपना सकते हैं। ह ही ली बे ब कन्नोफ नी ना मग अल सी पी एस कल अर क का। ठीक है,
अब आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, या फिर आपको एलिमेंट्स का नाम के साथ याद रखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जो पर्सन आपको दिखेंगे वो एलिमेंट्स के नाम के साथ आपको दिखेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। सो मुझे उतना अच्छे से एलिमेंट्स के साथ याद नहीं है, बट देन आई मैनेज टू रिमेंबर इट थ्रू केमिकल सिंबल, और फिर मैं बैठा लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे चलता है। ठीक है काम, आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट याद रखोगे तो आप अच्छे स्टूडेंट की गिनती में आओगे। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, मास जो होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिसाइड द मास ऑफ एनी एटम। ठीक है, सो हमने जैसे एटॉमिक नंबर पढ़ा ना, वैसे ही एक मास नंबर भी होता है। और मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो आप मास नंबर निकालोगे कैसे? ठीक है, किसी भी एलिमेंट का यदि आपको मास नंबर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? आपको प्रोटॉन की ज़रूरत है, तो आपने एटॉमिक नंबर याद कर लिया 1 से 20 तक, यू आर गुड। बट द न्यूट्रॉन तो आपको नहीं पता है, सो आप न्यूट्रॉन को भी याद कर सकते हैं। और मैंने उसके लिए भी थोड़ा सा लॉजिक डेवलप किया है। आपको अच्छा लगे तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अच्छा ना लगे कोई बात नहीं, आप खुद से डेवलप कर लीजिए या आप रट लीजिएगा। ठीक है, सो देखिए मैंने क्या किया है, जितने भी इसमें इवन नंबर्स आपको दिखेंगे, एटॉमिक नंबर, उन सभी का न्यूट्रॉन्स लगभग सबका सेम ही है। लगभग, लगभग मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आपको दिखेगा अभी। जैसे ये सेकंड नंबर पे हम आ जाते हैं, 2 इज़ योर इवन नंबर। इसमें भी न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो कितना होगा, 2 होगा। 4 में नहीं होगा, 4 इज़ एन एक्सेप्शन हियर। ठीक है, अब 6 पे आ जाइए, तो 6 इज़ का 6 ही हो गया। 7 पे आइए, 7, 7 इज़ नॉट योर इवन नंबर, बट ठीक है वो आ जाएगा, 7 का भी 7 ही होता है, और 8 का भी 8 होगा। फिर 10 पे आ जाइए, 10 का 10 होगा, 11 का, सॉरी 12 का 12 होगा। देन कम्स 14, 14 का भी 14 होगा, 16 का 16 होगा। 18 में हम 22 रखेंगे याद। ठीक है, 18 वाले का 22 होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है बस थोड़ा। बाकी अब बचा बाकी के, सर हम क्या करें, ये जो 3 है या 4 है या फिर 5 है, उसका हम क्या करें? तो बाकी जो भी आपके पास बचे हैं ना यहाँ पे, उन सब में एक एक आप बढ़ा दीजिए, उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे 3 का कितना हो जाएगा, 4, 4 का कितना होगा, 5, 5 का कितना होगा, 6। ठीक है, इस तरीके से 9 का कितना होगा, 10, 11 का कितना होगा, 12, 13 का 14, 15 का 16, एंड 17 का 18, एंड 18 का तो 22 है ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी याद रख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद हमारे पास आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या था वो हमने देखा ही था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वी नो इट। तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो क्या होता है, 0। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा था, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो 1 का कितना होगा, 1, 2 का 2, तो आप सीरीज़ वही लिख लीजिए, 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम इस इलेक्ट्रॉन्स को एक शेल में ही केवल घुमा नहीं सकते हैं, हमें अलग अलग शेल में ही घुमाना पड़ेगा। इसी बात को किसने बताया था, नील बोर ने बताया था हमें। ठीक है, और हम कैसे घुमाते हैं तो उसका नियम भी इन्होंने बताया था हमें। ठीक है, सो के शेल में तो वैसे भी कितना रह सकता है, मैक्सिमम 2 रह सकता है, बट हम यहाँ पे 1 से देख रहे हैं। तो देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही 1 है, तो
तो यहाँ पे के शेल में क्या आ सकता है, के को मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ। अंशी ये विजिबल है? एल को भी ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ, एम एंड एन। ठीक है, ऑल आर विजिबल। अब देखिए एक तो ये के में 1 जाएगा और इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। ये 2 है तो के में 2 तो जा ही सकता है, अब खत्म हो गया इसके पास और है ही नहीं आगे जाने के लिए। 3 का 2 ही जा सकता है, एल में 1, इसका 2 एंड 2, 5 का 2, 3, 2, 4, 7 का 2, 5, 8 का अंशिका 2 और 6, 9 का 2, 7, वेरी गुड, 10 का 2, 8, 11 का 2, 8, 1, वाई नॉट 2, 9? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक तो वो भी बात है और दूसरा एल में वैसे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एल में 8 ही हो सकते हैं, तो इसका मतलब है एल में वैसे भी आप 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के कारण सो 2, 8, 1, नाउ 12, 2, 8, 2, 13 इज 2, 8, 3, 14 is 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हम थोड़ा और ध्यान देंगे। चलिए पहले देख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल है किसी भी एलिमेंट का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका मतलब है यदि हम 1 के बारे में बात करेंगे, इसको भी मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, सो 1 के लिए वैलेंस कितना होगा, मतलब हाइड्रोजन के लिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि उसके पास केवल के में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हीलियम के लिए 2, उसके बाद लिथियम के लिए आप देखेंगे 1, फिर बेरिलियम के लिए 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाउ फॉर सोडियम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सो जिस भी एटम में, जिस एलिमेंट के जिस एटम में हमने सबसे लास्ट के शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स को देखा, हमने उसको क्या बोल दिया, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर होल लेक्चर, वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या है, तो देखिए कोई भी एलिमेंट जो है ना, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, 1 से 20 तक हम देख रहे हैं, 1 से 18 तक देख रहे हैं फिलहाल। इसमें सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि कौन सा वो एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल जो हैं वो फुल्ली सेटिस्फाइड है। फुल्ली सेटिस्फाइड का मतलब हमने के में क्या देखा था, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं, 2। तो यदि किसी एलिमेंट का के शेल ही आउटर शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, और उसमें यदि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, नोबल गैस। नोबल गैस होगा। हमने इनर्ट गैस पढ़ा था ना, बैलेंस्ड वाला। हमने एनालॉजी ये देखा था ना कि बैलेंस्ड इंसान है जिसने ठीक ठाक खाया हुआ है, ना तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग किया हुआ है और ना ही वो बहुत ज़्यादा अंडर नरिश्ड है, मतलब फैमिस्ड भी नहीं है वो। ठीक है, वो कैसा है, बैलेंस्ड है। उन्हीं गैसेस या उन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं या इनर्ट गैस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए के शेल लास्ट किसका है, ये देखिए हीलियम का लास्ट है ये 2। के शेल आउटर मोस्ट भी है और के में हमने क्या पढ़ा था, 2n² के हिसाब से 2 ही उसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। और हीलियम को हमने क्या देखा कि वैसे में वो फिट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हमने याद किया था, हमने देखा था ना, हीलियम
नियॉन, आर्गन। आर्गन, ये हमने 3 देखा था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो क्यों हम ऐसा कहते हैं, क्यों ऐसा है। तो ये देखिए, इसका तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं और कौन है जिसका, अच्छा, अब के तो और किसी का आउटर मोस्ट शेल हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 2 से अब ज़्यादा ही है, तो इसका मतलब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो 2 की जगह तो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब किसी शेल में यदि 8 है और वो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उस एलिमेंट का, तो भी वो कैसा होगा, वो बैलेंस डाइट वाला बंदा होगा, ठीक है। इसका मतलब वो भी नोबल गैस होगा। तो हम देख लेते हैं, ये देखिए 8 है, एक तो हमने ये वाला देखा जिसका वैलेंस 2 था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 8 दिख रहा है और एक यहाँ पे 8 दिख रहा है। तो ये देखिए, आप इसको यदि मैच करके देखो कहाँ पे है ये, आप इसको मैच करके और आओ पीछे की तरफ, आपको पता चलेगा दिस इज द वन, राइट। और इसलिए ये भी आपका नोबल गैस हो गया। और फिर ये तो आपका लास्ट में आपको दिख ही रहा है, यही होगा ये, ठीक है, राइट। सो आर्गन, सो ये 3 हमने देख लिया कि ये 3 क्या है, नोबल गैस है, इनर्ट है। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरा कंप्लीट है, ठीक है। यदि के किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल है, उसमें यदि 2 है तो वो सेटिस्फाइड है। आप हाइड्रोजन में ध्यान दीजिए, वो सेटिस्फाइड नहीं है, के ही उसका आउटर मोस्ट शेल है बट वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसके पास बस एक इलेक्ट्रॉन है। और के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते थे, 2। 2। सो इसलिए हाइड्रोजन नहीं है इनर्ट, बट हीलियम है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अब जितने भी ये एलिमेंट्स हैं वो सब अपने से जो नज़दीक नोबल गैस है ना, वो उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सब कैसे हैं, सभी के, किसी के भी पास उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुल नहीं है, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है, ठीक है। और इसी कम और ज़्यादा में वो क्या करेंगे, जिनके पास ज़्यादा है वो क्या करेंगे, वो लूज़ करना चाहेंगे, वो देना चाहेंगे किसी को, ठीक है। और जिनके पास कम है वो क्या करेंगे, लेना चाहेंगे। और ये देना और लेना क्यों है, टू मेक देयर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, ठीक है। अब आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कौन क्या कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन क्या है ना, हाइड्रोजन इज काइंड ऑफ एक एक्सेप्शन है। तो अभी फिलहाल आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वैसे तो उसका वैलेंसी 1 है, ठीक है। बट हम बस इसको 1 अभी रख करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका तो कुछ भी नहीं होगा, ये 0 हो गया, ठीक है। इसका देखते हैं अब हम, किसका, लिथियम का। लिथियम का कितना है, 2 1। और अच्छा, लिथियम से नज़दीक कौन सा है, हीलियम है। हीलियम वो नोबल गैस है जो उससे नज़दीक है, ये देखिए एक जस्ट ऊपर है। तो वो उसके जैसा बनने का कोशिश करेगा, और उसके जैसे बनने की कोशिश में वो क्या करेगा, एक को क्या करेगा, वो किसी को देने की कोशिश करेगा, लूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये क्या है, ओवर ईटन है, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये जो देता है ना, देने वाला वैसे भी क्या होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। तो इसका हम जो वैलेंसी समझेंगे ना, वो ये समझेंगे, दिस इज 1 प्लस, किसका हमने कहा, ये देखिए हमने इसका कहा है, दिस इज लिथियम, ठीक है। सो लिथियम का हम देख रहे हैं 1 प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसका क्या होगा, किसका, बेरिलियम का। आप ध्यान दीजिए, बेरिलियम भी क्या करने की कोशिश करेगा, बेरिलियम भी किसके नज़दीक है, हीलियम के नज़दीक है। नियॉन से ये काफ़ी दूर है बेरिलियम, तो ये हीलियम के जैसा बनने की कोशिश करने में ये क्या करेगा, ये भी 2 को लूज़ करेगा, ठीक है। अच्छा, या तो ये 2 को लूज़ कर सकते हैं, आप सोचिए इनको यदि 8 बनाना है,
या फिर आउटर मोस्ट शेल को फुल करना है, यदि ये K को फुल नहीं कर रहे हैं, केवल L को फुल करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या करेंगे, 8 करने की कोशिश करेंगे। अब आप सोच के देखिए, एक लूज करना आसान है या 7 लेना आसान है? सो काफ़ी एनर्जी लगेगा, ठीक है, 7 लेने में या इनको 6 लेने में। सो कंपैरेटिवली ये क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, और जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं बेरिलियम की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सो ये जैसे ही मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की बात करूँगा, इसका जो K शेल है वो आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, और आउटर मोस्ट शेल में हम कितना K में रख सकते हैं, 2, और ये भी क्या हो जाएगा, नोबल गैस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, 2+, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे बोरॉन का क्या हो जाएगा, 3+। कार्बन का, कार्बन इज अगेन यहाँ पे क्या है, ये 4 है, और आप ध्यान दीजिएगा तो कार्बन जो है ना, वो हीलियम से भी उतनी ही दूर है जितनी दूर वो नियॉन से है, ठीक है। दूसरी बात ये है, आप 4 है और इसको 8 करना है, तो अब सोचिए, इसको लेने में भी उतनी ही ताकत लगेगी जितनी इसको देने में लगेगी, 4। व्हाट आई मीन टू से इज, या तो ये 4 को दे दे, किसी को दे दे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा, 2 जो इसका K शेल है वो आउटर मोस्ट फुल हो गया, सेटिस्फाइड हो जाएगा, और ये नोबल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले, और 4 इलेक्ट्रॉन्स ले करके ये L में 8 कर लेगा, तो भी वो उसका आउटर मोस्ट शेल है और वो फुल हो गया। बट इन दोनों केसेस में इसको बहुत एनर्जीज लगेंगी, बहुत एनर्जी, और इसी कारण से कार्बन क्या करता है, ना तो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, ना तो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जिसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। हम देखेंगे कि शेयर करता है तो क्या होता है, फिलहाल उसको हम केवल क्या कहेंगे, 4 ही कहेंगे, इसका वैलेंसी ना तो प्लस है ना माइनस है ये, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ये 5 वाले को। 5 किसका है, 5 किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, या तो ये, अच्छा ये नज़दीक किसके है, नज़दीक ये नियॉन के है, ठीक है। अब ये या तो 5 लूज कर सकता था हीलियम के जैसा बनने के लिए, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, और अपने L जो आउटर मोस्ट है ही शेल, उसको ये क्या करेगा, फुल कर देगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, है ना। सो इसको 5 लूज करने में काफ़ी एनर्जी लगेगा, बट 3 लेने में इसके लिए आसानी है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और जो लेते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3-, ठीक है। सो नाइट्रोजन का क्या हो गया, 3-, और इसी तरीके से ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 2-, ठीक है। और फिर फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, 1-, एंड फिर नियॉन तो हमें पता ही है कि ये इनर्ट है, तो इसकी कुछ वैलेंसी है ही नहीं, इसको किसी से रिएक्ट ही नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है 1 है। अब आप सोचिए ये क्या करना चाहेगा, 1 को ये क्या करेगा, 1 को लूज़ करने में अच्छा है या फिर इसको 7 लेने के लिए ईजी होगा, आप बताओ। लूज़ करना आसान होगा, राइट। सो इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी 1+, दे रहा है ना, देने वाला प्लस होता है, तो 1+, फिर 2+, फिर 3+, 4 का क्या होगा, 4 ही रह जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी प्लस और माइनस। 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 3-, 6 है तो 2-, 7 है तो 1-, और 8 कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस और माइनस हमने किया है, ठीक है। जो भी आप प्लस देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे एलिमेंट्स एटम हैं, एंड जो आप माइनस देख रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल होंगे, ठीक है। और इसलिए मैंने आपको कहा था वो एनालॉजी जिसको आप यहाँ से अब कनेक्ट करिए, ठीक है। सो मेटल क्या था, मेटल ने बहुत खाया हुआ था, और मेटल क्या करेगा, उल्टी करेगा या डकार करेगा, बेल्चिंग करेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है ना, वो दे रहा है ताकि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुल हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, वो शांत हो जाए।
लेकिन नॉन मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल किसी से लेगा, वो अंडर नरिश्ड है ना, वो फैमिश्ड है, वो भूखा है, और वो क्या करेगा, वो किसी से लेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और फिर वो ले करके क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल को फुल कर लेगा। और इसलिए जितने भी ये निगेटिव हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स, और ये जितने के जितने प्लस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे यदि देखें तो लिथियम इज़ योर मेटल। मैं केवल मेटल पहले देख लेता हूँ, मेटल कौन कौन से हो गया आपका, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, राइट, and then nothing here what we can see as metal, right। उसके अलावा आपको जो भी दिख रहा है, जो भी निगेटिव हैं, वो सारे के सारे आपके नॉन मेटल्स में आ जाएंगे, ठीक है। एंड ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि एक दे रहा है और एक ले रहा है, मतलब इसको हम ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, गेनिंग एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, नॉन मेटल्स क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और इस तरीके से एक मेटल और एक नॉन मेटल जब कंपाउंड बनाएगा तो हम उसे कहेंगे आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आपने कोवेलेंट कंपाउंड सुना था मेरे से थोड़ी देर पहले या लेक्चर के स्टार्टिंग में, अभी आप सुन रहे हैं आयोनिक कंपाउंड। तो जब एक मेटल या जब एक नॉन मेटल, बेसिकली जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, ION, आयन, है ना। और जब दो आयन्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आयोनिक कंपाउंड। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब इसी को देखेंगे कि कैसे ये, अब एग्जाम्पल्स इसके हम बहुत सारे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे एक एक एग्जाम्पल दे करके मैं इसको ख़त्म करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, अंशित तू बता, कौन से हम दो एलिमेंट्स को मिला करके कुछ बनाएं, एक, अच्छा एक मेटल और एक नॉन मेटल होना ही चाहिए तभी हमारा आयोनिक बनेगा। कोई ट्रांसफ़र कैसे होगा, अरे कोई लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स तभी तो कोई गेन करेगा, राइट। दोनों को गेन ही करना है तो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मतलब दो नॉन मेटल्स मिल करके आयोनिक कंपाउंड तो नहीं बनाएंगे, एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। तो अंशिका तुम बताओ। मैग्नीशियम क्लोराइड। वेरी गुड। सो अंशिका ने बोला कि हमें एक मैग्नीशियम चाहिए और हमें एक क्लोराइड चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखिए मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या था अंशिका, मैग्नीशियम का 2+ वैलेंसी है 2+ है, ठीक है। एंड क्लोरीन का क्या था, 1-। 1- है, ठीक है। मतलब एक प्लस है और एक माइनस है। हम क्या करेंगे, हम इसे केवल एक्सचेंज कर देंगे इन दी सबस्क्रिप्ट और हमारा ये क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा। सो इसका जो फॉर्मूला बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का वो बनेगा MgCl2, ठीक है। तो इसका मतलब आपको फील हो रहा होगा कि अब जो ये कंपाउंड्स आपको दिखते हैं NaOH दिखते होंगे या मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 दिखता होगा या आपको सोडियम क्लोराइड भी दिखता है NaCl। अब आप यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, आप इसके थ्रू खुद से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला अब बनाइए, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ हर एक मेटल के साथ हर एक नॉन मेटल को मिला करके कुछ ना कुछ बनाइए आप, ठीक है। इससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे ये आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड विल मीट विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।